कैलेंडर ईयर 2025 में गोल्ड का प्राइस 70% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, सिल्वर का प्राइस 150% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, लेकिन प्लैटिनम ने इन दोनों मेटल्स को आउट परफॉर्म कर दिया। 2025 में प्लैटिनम का प्राइस 170% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। ये $900 पर आउंस था दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2025 में ये $2400 पर आउंस हो गया। इसका सिंपल रीजन है हाई डिमांड और लो सप्लाई। इनफैक्ट प्लैटिनम दुनिया का सबसे रेयर प्रेशियस मेटल है। प्लैटिनम की एनुअल अवेलेबिलिटी गोल्ड के मुकाबले 20 गुना कम है और सिल्वर से 100 गुना कम है, लेकिन इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत हाई है, स्पेशली ऑटोमोटिव, केमिकल और ग्लास सेक्टर्स में। तो ऐसे कौन से डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्लैटिनम का प्राइस अभी बढ़ रहा है? कौन से कंट्रीज डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और इसमें इंडिया का क्या रोल है? वेलकम टू मार्केट्स बाय ज़ीरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज के वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। हम प्लैटिनम के डिमांड ड्राइवर्स और सप्लाई चेन को डिटेल में समझेंगे और ये समझेंगे कि प्लैटिनम अभी बढ़ क्यों रहा है। फिर हम फ्यूचर आउटलुक भी देखेंगे। शुरू करते हैं। प्लैटिनम का डिमांड ब्रॉडली 4 सोर्सेस से आता है: ऑटोमोटिव सेक्टर, ज्वेलरी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और इन्वेस्टमेंट जैसे कि बार्स, कॉइन्स या ईटीएफ्स। प्लैटिनम का सबसे ज्यादा यूज ऑटोमोटिव सेक्टर में है। ये नंबर हमें वर्ल्ड प्लैटिनम इन्वेस्टमेंट काउंसिल के Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 के रिपोर्ट में मिला। प्लैटिनम हीट, कोरोजन और टॉक्सिक गैसेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है। जहां गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट 1063 डिग्री सेल्सियस है, वहीं प्लैटिनम का मेल्टिंग पॉइंट 1768 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए प्लैटिनम एक अच्छा ऑटो कैटलिस्ट है। पेट्रोल और डीजल व्हीकल से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लैटिनम कैटलिस्ट के थ्रू लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक नॉर्मल आइस व्हीकल में 2 से 7 ग्राम प्लैटिनम लगता है, डिपेंडिंग ऑन इंजन साइज, एमिशन नॉर्म्स एंड व्हीकल टाइप। बट ईवी व्हीकल्स जो आज के दिन तेजी से मोमेंटम गेन कर रहे हैं, उसमें ये पेट्रोल डीजल एमिशंस का इशू तो है नहीं, तो इसीलिए इन व्हीकल्स में प्लैटिनम का यूज थोड़ा कम हो गया है। और ये हमें प्लैटिनम के 2023 के ऑटोमोटिव डिमांड में भी दिखा है। डिमांड 3200 किलो आउंसेस से गिर के 3000 किलो आउंसेस रह गया है इन 2025। 1 किलो आउंस लगभग 0.03 मेट्रिक टन होता है। हम इस वीडियो में किलो आउंसेस ही यूज करेंगे क्योंकि इंडस्ट्री में यही टर्म ज्यादा चलता है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ऑटोमोटिव डिमांड का डिक्लाइन शॉर्ट टर्म है। क्यों? देखो, प्लैटिनम का एक और यूज केस है। फ्यूल सेल ईवीज में स्टोर्ड हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए प्लैटिनम यूज किया जाता है। अभी ये यूज केस नेसेंट स्टेज में है। 2025 में प्लैटिनम का फ्यूल सेल ईवी डिमांड 1000 किलो आउंसेस से भी कम था, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि बढ़ते फ्यूल सेल ईवी अडॉप्शन के वजह से ये 2040 तक 6 गुना हो सकता है, यानी 6000 किलो आउंसेस तक जा सकता है। प्लैटिनम का दूसरा मेजर डिमांड ड्राइवर है ज्वेलरी। प्लैटिनम के टोटल डिमांड का 24 to 28% ज्वेलरी से आता है। हाई ड्यूरेबिलिटी और रेयरिटी की वजह से प्लैटिनम ज्वेलरी का डिमांड हाई होता है, स्पेशली वेडिंग रिंग्स में। 2025 में प्लैटिनम ज्वेलरी का डिमांड 7% बढ़ के लगभग 2100 किलो आउंसेस हो गया। ये 2018 के बाद हाईएस्ट ज्वेलरी डिमांड होगा। इस ग्रोथ के पीछे गोल्ड का भी बहुत बड़ा हाथ है। जहां गोल्ड का प्राइस दिसंबर 2025 में लगभग $4500 पर आउंस था, वहीं प्लैटिनम सिर्फ $2400 पर आउंस का था, यानी ऑलमोस्ट 1.9 टाइम्स कम। बढ़ते गोल्ड प्राइसेस ने प्लैटिनम ज्वेलरी को अफोर्डेबल लग्जरी बना दिया है, जिससे लोग प्लैटिनम ज्वेलरी पे स्विच कर रहे हैं। ये ग्रोथ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और चाइना में सबसे स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की बात करें तो WPIC के हिसाब से इंडिया में प्लैटिनम ज्वेलरी फैब्रिकेशन 2025 में 30% ईयर ऑन ईयर गिर के 186 किलो आउंसेस हो गया, और ये मोस्टली यूएस टैरिफ रिलेटेड लोअर एक्सपोर्ट्स की वजह से हुआ। लेकिन इस डिक्लाइन के बावजूद ये इंडिया का 4th हाईएस्ट एनुअल फैब्रिकेशन लेवल है। कैसे? हमारा डोमेस्टिक डिमांड हाई है। हाँ, प्लैटिनम ज्वेलरी मार्केट गोल्ड से छोटा जरूर है, लेकिन ये बढ़ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि वेडिंग सीजन में डिमांड और बढ़ेगा। प्लस अब प्लैटिनम ज्वेलरी सिर्फ मेट्रोज तक लिमिटेड नहीं रहा, बड़े ज्वेलरी चेन्स टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एक्सपोर्ट प्रेशर को ऑफसेट कर सकता है और ओवरऑल डिमांड वापस बढ़ सकता है। प्लैटिनम का तीसरा डिमांड सोर्स है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। प्लैटिनम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी केमिकल स्टेबिलिटी एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। इस वजह से प्लैटिनम का इंडस्ट्रियल यूज बहुत हाई है। 24 to 29% ऑफ टोटल डिमांड इंडस्ट्रियल यूज वाला है। केमिकल, ग्लास, मेडिकल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल, इन सब सेक्टर्स में प्लैटिनम यूज किया जाता है। अब क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी साइक्लिकल होती है, जो केपेक्स साइकिल्स और ग्लोबल इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है, इन सारे सेक्टर्स में प्लैटिनम का डिमांड ट्रेंड काफी इंटरेस्टिंग रहा है। केमिकल सेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। टोटल इंडस्ट्रियल डिमांड का सबसे बड़ा शेयर
30 to 35% केमिकल सेक्टर से आता है। 2016 से 2018 के बीच प्लैटिनम का केमिकल डिमांड 560 to 570 किलो आउंसेस के रेंज में था। 2019 में एक स्पाइक आया और डिमांड लगभग 800 किलो आउंसेस हो गया। ऐसा क्यों? देखो, चाइना प्लैटिनम का केमिकल डिमांड डोमिनेट करता है। प्लैटिनम के टोटल केमिकल डिमांड का 38 to 40% चाइना से आता है, तो चाइना का केमिकल डिमांड टोटल केमिकल डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। 2019 से 2023 के बीच चाइना एक पेट्रोकेमिकल केपेक्स साइकिल में था। 2024 में जब कैपेसिटी एडिशन स्लो हो गए तो डिमांड गिर गया। Q3 2025 तक डिमांड और गिर गया था। Q4 2025 के नंबर अभी तक रिलीज नहीं हुए थे जब हमने वीडियो बनाया है, तो हमें उसका अंदाजा नहीं है। केमिकल के बाद ग्लास दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल यूज केस है। ग्लास बनाने के लिए सिलिका और सोडा ऐश जैसे रॉ मटेरियल्स को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। फिर इस मोल्टन मिक्सचर को नोजल्स, लाइनिंग्स और ब्रशिंग्स जैसे इक्विपमेंट के थ्रू पास किया जाता है और फाइनल शेप दिया जाता है। अब ये जो इक्विपमेंट होते हैं ना, इन्हें बनाने के लिए प्लैटिनम यूज किया जाता है। प्लैटिनम हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता और ग्लास को कंटेमिनेट भी नहीं करता। प्लैटिनम का लगभग 70% ग्लास डिमांड चाइना से आता है एंड चाइना में ये डिमांड एलसीडी प्रोडक्शन के ग्रोथ से लिंक्ड है। 2021 से 2024 के बीच बढ़ते ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड को देखते हुए चाइना ने एलसीडी प्रोडक्शन एक्सपैंड किया था। गवर्नमेंट सब्सिडीज और मैसिव इन्वेस्टमेंट से चाइना का ग्लोबल शेयर इन एलसीडी प्रोडक्शन 0 से 72% हो गया। लेकिन 2025 आते आते चाइना में एलसीडी एक्सपेंशन का पेस स्लो हो गया और डिमांड गिरा। प्लस जनवरी टू मार्च 2025 में एक मेजर जापानीज एलसीडी प्लांट शट डाउन हो गया था, जिसके वजह से जापान का डिमांड नेगेटिव हो गया। एज अ रिजल्ट टोटल इंडस्ट्रियल डिमांड भी 2025 में गिर गया। लेकिन WPIC एस्टिमेट्स के हिसाब से दोनों इंडस्ट्रियल यूज केसेस केमिकल और ग्लास 2026 में रिकवर करने वाले हैं। 2026 में केमिकल डिमांड 10% ईयर ऑन ईयर बढ़ सकता है और ग्लास डिमांड 66% बढ़ सकता है, लेकिन ये 2023-24 के पीक लेवल से कम ही रहेगा। अब प्लैटिनम के इंडस्ट्रियल डिमांड का ये चार्ट देखो, इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। हाइड्रोजन का इंडस्ट्रियल डिमांड आज के दिन ना के बराबर है, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन एनर्जी वाली टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे वैसे इस सेगमेंट का डिमांड बढ़ रहा है। इनफैक्ट 2026 में भी ग्लास के बाद हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिख सकता है। तो इस ट्रेंड पे नजर रखना इंपॉर्टेंट है अगर आप प्लैटिनम को एज एन एसेट क्लास इवेल्युएट कर रहे हो। अब आ जाते हैं प्लैटिनम के फोर्थ डिमांड सोर्स पे, जो कि है इन्वेस्टमेंट्स। ये टोटल डिमांड का लगभग 9% है। ये गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। गोल्ड का 23 से 25% डिमांड इन्वेस्टमेंट से आता है और सिल्वर का 17 to 18% डिमांड इन्वेस्टमेंट से आता है। प्लैटिनम में इन्वेस्टमेंट यूजुअली कॉइन्स, बार्स और ETFs के फॉर्म में होते हैं। प्लैटिनम भी गोल्ड और सिल्वर की तरह एक प्रेशियस मेटल है और ये भी इन्फ्लेशन हेज और स्टोर ऑफ वैल्यू माना जा सकता है। पिछले 2 सालों में प्लैटिनम का इन्वेस्टमेंट डिमांड ऑलमोस्ट डबल हुआ है और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है और ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 397 किलो आउंसेस इन 2023 टू 742 किलो आउंसेस इन 2025 और ये ग्रोथ भी चाइना की वजह से हुआ है। 2024 में चाइना ने प्लैटिनम बार एंड कॉइन इन्वेस्टमेंट का लगभग 64% डिमांड ड्राइव किया था। ये नंबर 2019 में सिर्फ 11% था। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये स्पाइक प्लैटिनम के प्राइस परफॉर्मेंस गोल्ड के मुकाबले रिलेटिवली सस्ता होना और बढ़ते इन्वेस्टर अवेयरनेस की वजह से आया है। इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ अभी प्लैटिनम इन्वेस्टमेंट काफी लिमिटेड है। इंडिया में गोल्ड और सिल्वर ज्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं। प्लैटिनम इन्वेस्टमेंट के अराउंड ज्यादा एक्सेस और अवेयरनेस दोनों ही नहीं है। इंडिया में डोमेस्टिक प्लैटिनम ETFs लिस्टेड नहीं है और बार्स और कॉइन्स का ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट भी बहुत छोटा है। जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मोस्टली ज्वेलरी के थ्रू होता है, जो कि एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। प्लस इसमें मेकिंग चार्जेस का एडिशनल खर्चा है। तो प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से प्लैटिनम एक अंडर पेनिट्रेटेड प्रेशियस मेटल है इंडिया में। प्लैटिनम और गोल्ड प्राइस का ये चार्ट देखो। अब 1985 से 2011 तक प्लैटिनम गोल्ड से भी महंगा था। ऐसा क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि प्लैटिनम डुअल रोल सर्व करता है। ये इंडस्ट्रीज में भी काम आता है और इन्वेस्टमेंट एसेट की तरह भी देखा जाता है। 1985 से 2011 वाले पीरियड में यूरोप में डीजल व्हीकल्स का बूम था, जिसके लिए प्लैटिनम नीडेड था। हाई डिमांड और लिमिटेड सप्लाई के वजह से प्लैटिनम गोल्ड से भी ज्यादा महंगा हो गया था। लेकिन 2011 में टर्निंग पॉइंट आया। 2011 से डीजल व्हीकल्स का डिमांड गिरने लगा और स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स की वजह से प्लैटिनम का ऑटोमोटिव डिमांड कम हो गया। वहीं दूसरी तरफ 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद गोल्ड अपने पीक पे पहुंच गया था। एज अ रिजल्ट गोल्ड प्लैटिनम से महंगा हो गया और ये ट्रेंड आज तक चल रहा है। इसीलिए बहुत एनालिस्ट का मानना है कि प्लैटिनम अभी गोल्ड के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है। जैसे पिछले 3 सालों से प्लैटिनम में डिमांड सप्लाई डेफिसिट चल रहा है। जहां 2024 में प्लैटिनम का टोटल डिमांड लगभग 8200 किलो आउंसेस था, वहीं टोटल सप्लाई सिर्फ 7300 किलो आउंसेस था, यानी लगभग 900 किलो आउंसेस का डेफिसिट। 2025 में भी लगभग 700 किलो आउंसेस का डेफिसिट एक्सपेक्टेड है। लेकिन ऐसा क्यों? प्लैटिनम का सप्लाई डिमांड से कैचअप क्यों नहीं कर पा रहा? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें प्लैटिनम के सप्लाई साइड को डिटेल में समझना होगा।
देखो प्लैटिनम मेजरली दो सोर्सेज से आता है, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स यानी माइनिंग से लगभग प्लैटिनम का 80% सप्लाई आता है। सेकेंडरी सोर्स से 20% आता है जो कि है रिसाइकलिंग। प्लैटिनम का सप्लाई चेन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। माइनिंग की बात करें तो आज के दिन साउथ अफ्रीका दुनिया का लगभग 70% प्लैटिनम माइन सप्लाई कंट्रोल करता है। देखो प्लैटिनम एक रेयर मेटल है जो इजीली अवेलेबल नहीं होता, और जहां प्लैटिनम मिलता है वहां ज्यादातर लो ग्रेड या स्कैटर्ड डिपॉजिट्स होते हैं जिनका माइनिंग कमर्शियली वायबल नहीं होता। लेकिन साउथ अफ्रीका में बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स नाम का एक बेल्ट है। ये बेल्ट दुनिया का सबसे बड़ा और रिचेस्ट प्लैटिनम बेल्ट माना जाता है, और यहाँ प्लैटिनम माइनिंग कमर्शियली वायबल होती है। इसी वजह से पिछले 100 सालों में ग्लोबल प्लैटिनम इंडस्ट्री जैसे कि माइंस, रिफाइनरी, स्किल्ड लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर सब साउथ अफ्रीका के अराउंड ही डेवलप हुए हैं। वोल्टेरा प्लैटिनम साउथ अफ्रीका की एक कंपनी है जो ग्लोबल प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स की लीडिंग प्रोड्यूसर है। ये कंपनी प्लैटिनम को माइन करती है और रिफाइन भी करती है। साउथ अफ्रीका के बाद रशिया प्लैटिनम का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो टोटल माइन सप्लाई का लगभग 12% कंट्रीब्यूट करता है। बट साउथ अफ्रीका जैसे रशिया में प्लैटिनम बहुत अबंडेंटली अवेलेबल नहीं है। रशिया में ये मोस्टली निकल माइनिंग का एक बाई प्रोडक्ट होता है, इसीलिए रशिया का प्लैटिनम सप्लाई निकल माइनिंग पे डिपेंडेंट है। अगर निकल माइनिंग कम हुआ तो इसका इंपैक्ट प्लैटिनम के सप्लाई पे भी पड़ता है। रशिया की एक कंपनी नोरिल्स्क निकेल वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैलेडियम प्रोड्यूसर है और ग्लोबल प्लैटिनम सप्लाई का 11% कंट्रीब्यूट करती है। इंडिया की बात करें तो हम प्लैटिनम माइन ही नहीं करते हैं, हम अपने प्लैटिनम नीड्स के लिए पूरी तरह इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। 2023 कैलेंडर ईयर में इंडिया ने लगभग $266 मिलियन का प्लैटिनम इंपोर्ट किया था। 2024 कैलेंडर ईयर में यह नंबर $2.68 बिलियन हो गया, यानी एक 10x इंक्रीज। बढ़ते इंपोर्ट्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 22 में गवर्नमेंट ने 146 से ज्यादा मिनरल ब्लॉक्स ऑक्शन किए, जिसमें से 34 ब्लॉक्स एलोकेट भी कर दिए गए। फिर नवंबर 2025 में गवर्नमेंट ने अनस्टडीड प्लैटिनम ज्वेलरी पे भी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ये रिस्ट्रिक्शंस अप्रैल 2026 तक इफेक्टिव रहेंगे। तो दोस्तों अभी तक आप समझ गए होंगे कि प्लैटिनम का माइनिंग आउटपुट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। गोल्ड का माइनिंग आउटपुट प्लैटिनम से लगभग 20 टाइम्स ज्यादा है और ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड भी है। लेकिन अगर प्लैटिनम का सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ तो पूरी दुनिया की प्लैटिनम अवेलेबिलिटी खतरे में आ जाएगी, और अभी एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। ये चार्ट देखो, 2025 में सारे मेजर सप्लायर्स का सप्लाई गिर गया है। एज अ रिजल्ट 2025 में लगभग 700 किलो आउंसेस का डेफिसिट है। लेकिन इस साल सप्लाई गिर क्यों रहा है? हमें इसके 3 मेजर रीजन समझ आए। पहला, हाई रेनफॉल एंड फ्लडिंग इन साउथ अफ्रीका। इसकी वजह से वहां माइनिंग एक्टिविटी काफी इंपैक्ट हुई। दूसरा रीजन, प्लैटिनम ओर्स का डिक्लाइनिंग ग्रेड, जो कि हमने कॉपर के बारे में भी एक दूसरे वीडियो में डिस्कस किया था। साउथ अफ्रीका के जो शैलो और हाई ग्रेड ओर जोन्स थे वो मोस्टली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब लोअर ग्रेड प्लैटिनम ओर्स बचे हैं और इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए डीपर जाना पड़ता है, और इससे माइनिंग कंपनीज के प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकते हैं, और ये था दूसरा रीजन। लो सप्लाई का तीसरा रीजन है जियोपॉलिटिकल इश्यूज। प्लैटिनम का 12% सप्लाई रशिया से आता है एंड पूरा वेस्ट अभी एंटी रशिया है यूक्रेन वॉर की वजह से, तो ये भी प्लैटिनम के सप्लाई को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। एज अ रिजल्ट प्लैटिनम प्राइसेस अभी बढ़ रहे हैं, और शायद इसीलिए अब इंडस्ट्री रिसाइकलिंग पे भी फोकस कर रही है, स्पेशली ऑटो सेक्टर और ज्वेलरी सेक्टर में। 2024 में रिसाइकलिंग से टोटल प्लैटिनम सप्लाई का लगभग 20% आया था। 2026 तक ये बढ़ के 24% होने की उम्मीद है। और आपको पता है रिसाइकल प्लैटिनम की खास बात क्या है? प्लैटिनम रिसाइकल होने के बाद भी लगभग 99% प्योरिटी रिटेन करता है, इसीलिए रिसाइकलिंग टेक्निकली भी एफिशिएंट है और इकोनॉमिकली भी। इंडिया के लिए भी रिसाइकलिंग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिससे हम अपने प्लैटिनम डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। लेकिन एक सॉलिड रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें अपने स्क्रैप कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना पड़ेगा। अगर स्क्रैप कलेक्शन स्लो हो या गाड़ियों की एवरेज लाइफ बढ़ जाए तो रिसाइकलिंग सप्लाई भी स्लो हो सकती है। इसीलिए रिसाइकलिंग एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जरूर हो सकता है, बट इसे कैचअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये तो हुआ प्लैटिनम का करंट स्टेटस। चलिए अब क्विकली फ्यूचर आउटलुक पे भी नजर डालते हैं। फ्यूचर की बात करें तो वर्ल्ड प्लैटिनम इन्वेस्टमेंट काउंसिल, जिसको हम WPIC के नाम से जानते हैं, इसके हिसाब से 2026 में प्लैटिनम का माइन सप्लाई 2% ईयर ऑन ईयर बढ़ सकता है और रिसाइकलिंग सप्लाई 10% ईयर ऑन ईयर बढ़ सकता है। साउथ अफ्रीका के सप्लाई रिकवरी की वजह से टोटल प्लैटिनम सप्लाई लगभग 4% ईयर ऑन ईयर बढ़ सकता है। ये 2021 के बाद का हाईएस्ट सप्लाई होगा। वहीं अगर डिमांड साइड देखें तो 2026 में डिमांड 6% गिर सकता है। 2026 में सिर्फ इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, बाकी तीनों सेक्टर्स में डिमांड
गिर सकता है। ऑटोमोटिव सेक्टर में प्लैटिनम का डिमांड बढ़ते इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से कम हो सकता है। ज्वेलरी में चाइना का लो डिमांड ओवरऑल ज्वेलरी डिमांड को कम कर सकता है। सबसे बड़ा फॉल इन्वेस्टमेंट डिमांड में देखने मिल सकता है। 2026 में प्लैटिनम का इन्वेस्टमेंट डिमांड 52% गिर सकता है। कॉइन्स और बार्स का डिमांड तो बढ़ सकता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ETF होल्डिंग्स गिर सकते हैं। ये सारे ओपिनियंस हम प्लैटिनम रिपोर्ट से शेयर कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में एडेड है, आप रेफर कर सकते हो। बेसिकली 2026 में प्लैटिनम में थोड़ा सा सरप्लस दिख सकता है, लेकिन ये सरप्लस 2021 या 2022 के सरप्लस से काफी कम होगा, तो शायद प्लैटिनम का प्राइस नियर फ्यूचर में हाई ही रहे। एंड ये सरप्लस सप्लाई इंक्रीज से ज्यादा डिमांड फॉल पे डिपेंडेंट रहेगा। तो अगर फ्यूचर में और सप्लाई शॉक्स आए तो प्लैटिनम का सप्लाई डेफिसिट ऐसे ही चलता रहेगा। हमें माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी में और इन्वेस्ट करना होगा ताकि प्लैटिनम का लॉन्ग टर्म सप्लाई प्रोटेक्टेड रहे, या पैलेडियम जैसे ऑल्टरनेटिव्स के माइनिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि प्लैटिनम का इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस कम हो सके। आपको क्या लगता है, क्या प्लैटिनम फिर से गोल्ड से ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा या क्या सप्लाई वापस कैचअप कर लेगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।